होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे कि भाई सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इसके दो पार्ट होते हैं। सॉल्वेंट हमारे पास जो एक ही हो सकता है और सॉल्यूट हमारे पास एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये बात याद रखना बच्चा कि सॉल्वेंट जो हमारे पास है उसकी फिजिकल स्टेट जो होगी, इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी सॉल्यूशन की, वो डिपेंड करेगी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर। जो भी फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होती है वही फिजिकल स्टेट हमारे पास किसकी होती है बेटा, सॉल्यूशन की होती है। ठीक है, तो सॉल्वेंट के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि किसकी क्या फिजिकल स्टेट रहने वाली है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी। ठीक है, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म में क्या होता है बच्चा, ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली हमारे पास सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन और समटाइम्स सॉल्वेंट। सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के रिस्पेक्टिव में सॉल्यूट का कितना डेटा है, दैट डेटा इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे पास किस पर डिपेंड करेगा बेटा, ये डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट का डेटा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन कितना है। उस रिस्पेक्टिव हम लोग बोल सकते हैं कि कितना डेटा हमारे पास होगा सॉल्यूट का विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। कंसंट्रेशन टर्म्स के रिगार्डिंग आप ये सुनोगे कि ये दो कैटेगरी में रखे जाते हैं। एक वो जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर डिपेंड करते हैं। दूसरे हमारे पास जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो हमारे पास होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारे पास वॉल्यूम वाले टर्म्स हैं। वॉल्यूम रिलेटेड डेटा इसमें चलेगा और यहाँ पर मास रिलेटेड डेटा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ कंसंट्रेशन टर्म्स दो कैटेगरी के, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये वॉल्यूम रिलेटेड, ये मास रिलेटेड। तो ये चार आपको कैटेगरीज याद रखना है इसमें। ये चार कैटेगरीज में हमारे पास होती है परसेंटेज वी बाई वी, यानी कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सेकेंड हमारे पास होता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तीसरा हमारे पास होता है बेटा मोलैरिटी और चौथा हमारे पास होता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो चार टीम मेंबर इसके जो हैं मास रिलेटेड टर्म्स के चार टर्म्स हमारे पास कौन कौन से मास रिलेटेड के, परसेंटेज बाय मास, दूसरा मोलैलिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन और चौथा हमारे पास पार्ट पर मिलियन। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा कि ऑन चेंजिंग टेम्परेचर विच क्वांटिटी विल चेंज, टेम्परेचर चेंज करने पर कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी। पुनीत, पुनीत श्रीवास्तव, अच्छा पुनीत समझ गए हम कौन से पुनीत हो तुम। ठीक है, ओके ओके, खुश हो बेटा। चलो देखो, तो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स जो है बच्चा वो हमारे पास दो टीम मेंबर में बटे हुए हैं, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर हमारे पास जो डिपेंडेंट होंगे वो वॉल्यूम से रिलेट करते हैं, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है वो मास रिलेटेड होते हैं। ये आपको कैटेगरीज याद रखना है कि परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे जो हमारे पास टर्म्स हैं दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब मैं इस तरह से क्वेश्चन आपको काफी सारे दे सकता हूं कि मैं इनमें से कोई 8 में से कोई भी 3 टर्म 4 टर्म उठा करके लिख दूं और उसमें से मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर चेंज करने पर कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। याद रखना कि इनका कोई लेना देना नहीं है टेम्परेचर से। मास रिलेटेड टर्म, चाहे वो परसेंटेज बाय मास हो, चाहे वो मोलैलिटी हो, चाहे वो मोल फ्रैक्शन हो, चाहे वो पार्ट्स पर मिलियन हो, इनका कोई भी लेना देना नहीं है किससे बेटा, इसका किसी से भी लेना देना नहीं है टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये पहला पॉइंट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड, इन पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, इस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो आपने उन्हें फॉर्मूले रट लिए होंगे कि परसेंटेज वी बाई वी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करके और मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में तो 100 से और मल्टीप्लाई करके हम लोग इस तरह से फॉर्मूले सारे आपने याद कर लिए होंगे कि परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी हमारे पास होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये दूसरा आप याद रख सकते हो। तीसरा जो हमारे पास टर्म है दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी हमारे पास होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना इसको हम लोग लीटर में कैलकुलेट करते हैं।
ये लीटर में लिया जाता है, ये छोटी छोटी बातें आप याद रखोगे। अच्छा याद रखना, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि मोलैरिटी इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अपन लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि 4 सब्सटेंस हमको दे दें और उस 4 सब्सटेंस में पूछे कि मोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, तो याद रखना जिसका मॉलिकुलर मास ज्यादा होगा उसकी मोलैरिटी कम होती है, जिसका मॉलिकुलर मास ज्यादा होगा उसकी मोलैरिटी कम होती है। तो ये बात आप याद रखना। फोर्थ टर्म हमारे पास बेटा जो है वो है नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी से रिलेटेड वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, फिर भी n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी। आप ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पर E आपके पास एक नया टर्म यहाँ पर आता है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। हालांकि ये बहुत डिटेल में पढ़ाए जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये 8-8 10-10 दिन चलने वाला टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। बट यहाँ आप सीधे सीधे इक्विवेलेंट वेट के लिए आप ये इतना याद रख सकते हो, E इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर, मॉलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये आप याद रख सकते हो। एन फैक्टर अपने पास नंबर ऑफ प्लस या माइनस, कितने प्लस आ रहे हैं या कितने माइनस आ रहे हैं, आप ये याद रख सकते हो बोर्ड लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव KCl, तो KCl के लिए मॉलिकुलर मास तो आप कैलकुलेट कर लोगे, पोटेशियम 39, क्लोरीन है 35.5, तो आप मॉलिकुलर मास तो कैलकुलेट कर लोगे। बट एन फैक्टर जब इसका निकालोगे बच्चा, तो एन फैक्टर के लिए आप क्या कर दोगे कि K प्लस और Cl नेगेटिव ये 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, इट मींस इसका एन फैक्टर हो गया 1। क्यों, कितने प्लस मिले, एक प्लस मिला, या माइनस में देखूं तो एक माइनस मिला, तो कितने प्लस या कितने माइनस मिल रहे हैं उस बेसिस पे अपन एन फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मेलिटी से इतना रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर ले मास रिलेटेड, तो मास रिलेटेड में आपने पढ़ रखे हैं भाई परसेंटेज वेट बाय वेट, तो आपने पढ़ोगा वेट ऑफ सोल्यूट आपने पढ़ रखा होगा, आपने वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखना कि यूनिट विल बी सिमिलर, अगर यहाँ पर ग्राम में लो तो नीचे भी अपन को किस में लेना है, ग्राम में लेना है, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है हमको 100 करना है। सेकेंड हमारे पास जो है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद रखना कि सारे टर्म्स में से एक ही ऐसा टर्म है दैट इज मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी एक इकलौता ऐसा टर्म है जो कि रिलेशन किसमें देता है बेटा, मोल्स एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट में। बाकी आपको कितने कौन कौन मिलेंगे भाई, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन बता रहे होंगे, बट मोलैलिटी एक ऐसा सिंगल टर्म है which gives the relation between moles of solute and weight of solvent, इनके बीच में ये रिलेशन बताता है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट के बीच में कौन रिलेशन बताता है, मोलैलिटी। जब हम लोग टर्म 2 के लिए पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर अपना टर्म 2 में है CBSE वालों के लिए, ठीक है। ISC वालों ने पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक जगह इसका यूज होता है कि मोलैलिटी इज दैट टर्म व्हिच गिव्स द रिलेशन बिटवीन मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो याद रखना कि ये टर्म आपका आगे भी बढ़ेगा, टर्म 2 में आपको यूज में आएगा, जो लोग CBSE वाले हैं या यूपी बोर्ड वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्म बेटा अपने पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या तरीका है बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अपने पास क्या तरीका है, ये हमारे पास मोल सब्सटेंस के और टोटल मोल्स कितने हैं ये निकाल दो, तो फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा अपने पास। और याद रखना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है, इन दोनों का सम कितना चलता है बेटा, 1 चलता है, ठीक है। और इसमें एक और बात क्या याद रखना बेटा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का तो ये 1 हो गया, एक ये बात याद रखना कि अगर किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 0 है तो समझ जाना कि वो सब्सटेंस वहां पर था ही नहीं, वो सब्सटेंस वहां था ही नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में मैं पानी डाल दूं और एक कंटेनर, इसी कंटेनर में मैं चीनी डाल दूं, पानी चीनी मिलाया, मैं पूछ रहा हूं कि नमक का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, आप बोलोगे 0, क्योंकि वो वहां पर है ही नहीं, ठीक है। और अगर हमारे पास था ही नहीं, ठीक है, था ही नहीं, और अगर किसी का मोल फ्रैक्शन आ जाए 1, तब हमारे पास ओनली वो सब्सटेंस था, ओनली वो सब्सटेंस था। यानी कि फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में आपने पानी भरा और आपने पूछ लिया कि पानी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे 1, क्योंकि ओनली पानी पड़ा है। तो ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बेटा इंपॉर्टेंट है कि मोल फ्रैक्शन अगर 0 है तो वो सब्सटेंस वहां पर नहीं था, अगर 1 है तो ओनली वो अकेला सब्सटेंस उस सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ था, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जो है बेटा वो उसका आंसर आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में चलेगा, ये कभी भी 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव में नहीं आएगा और 1 से बड़ा भी नहीं आएगा। अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो
और अगर उसके 2-3 ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं नेगेटिव या फिर मोर देन 1 चल रहा है, तो वो उन ऑप्शंस को आप डायरेक्टली हटा सकते हो, ठीक है। उन ऑप्शन को आप डायरेक्टली निग्लेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको अगर लग रहा है कि कैलकुलेट नहीं हो रहा, बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसमें काफी सारे फॉर्मूले मिक्स हो जाते हैं और आप वहां पर आंसर नहीं निकाल पाते। तो ऐसी स्टेट में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे भाई 4 ऑप्शन में कौन कौन दिया हुआ है, तो आपके पास एटलीस्ट 2 ऑप्शन निग्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन का वैल्यू उस सब्सटेंस के करीब आएगा जिसका डेटा ज्यादा होगा, जिसका मोलिकुलर मास हमारे पास बढ़ेगा उसका मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स के। जिसका मोल्स ज्यादा बढ़ेगा, जिसका मोल्स ज्यादा बढ़ेगा उसका हमारे पास मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा आएगा, जिसकी मोल्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा आएगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन की रिगार्डिंग बात हो गई। एक बात और यहाँ पर, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ये हमारे पास लास्ट टर्म है रिलेटेड टू मास रिलेटेड पार्ट पर मिलियन। इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन ये देखते हैं कि भाई 10 लाख आपने पार्टिकल डाल रखे हैं, 10 लाख में से अपन बात केवल कर रहे हैं एक पार्टिकल की, ठीक है। तो अगर 1 मिलियन में से एक पार्टिकल की बात करेंगे तो अपन बोलेंगे पार्ट पर मिलियन। तो अपन ये देखते हैं कि मास ऑफ द सब्सटेंस हमारे पास कितना है, ठीक है। मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो अपन ने कर लिया, बट क्योंकि यहाँ पर एक मिलियंथ पार्ट की बात हो रही है, तो मिलियंथ पार्ट के लिए वी विल यूज 10 टू दी पावर 6 हम लोग ये यूज करेंगे। हाँ भाई, लेटे हुए बच्चे उठ जाएं जल्दी से, सोने वाले बच्चे बेटा जल्दी से उठ जाओ, सोनिए आप लोग। क्या बता दिए मैंने, कंसंट्रेशन टर्म्स बता दिया। आदित्य सिंह यादव क्या कुछ पूछना चाहते हो बेटा आदित्य? आदित्य कह रहे हैं हम जाग रहे हैं, ओके बेटा, अच्छी बात है। सबको समझ आ रहा है बेटा? कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गए बहुत जल्दी, कोई भी अभी न्यूमेरिकल नहीं आया इसका। अभिजीत, अभिषेक, युवराज, तितिक्षा, सुप्रिया, साक्षी, पुरुषोत्तम, अग्रवाल, नितिन यादव, नुपुर, मीत। मीत ये पूरा क्या नाम है बेटा? मीत हमको समझ नहीं आ रहा। मीत, मनु, कुणाल, हर्षित, हर्ष, हर्ष, हर्ष तो बहुत सारे अपने पास। आशिता, आदित्य, आकृति, सबको समझ आ गया? चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। इस पे इंपॉर्टेंट बात, एक तो आपको क्या याद रखना है कि कंसंट्रेशन टर्म्स में कौन से वो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर रिलेटेड होते हैं, और कौन से वो टर्म्स हैं जो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन से ऐसे हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। ये बात आपको याद रखना पड़ेगी बेटा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग समझते हैं एक डाइल्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। डाइल्यूशन फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ स्पेशल फॉर्मूले बता दे रहा हूं। जिसके पास नहीं हो स्पेशल फॉर्मूले बेटा, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस पेज का, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला हमारे पास है परसेंटेज V बाई वी इक्वल टू, सर्कल मैथ का पेपर है, ISC वालों का होगा शायद। परसेंटेज V बाई वी इक्वल टू डेंसिटी इंटू परसेंटेज परसेंटेज W बाई वी। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला। दूसरा हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज V बाई वी, सॉरी V बाई वी अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूले बेटा रट लेना। ये फॉर्मूले जिनके पास नहीं है ना, ये फॉर्मूले आप डायरेक्टली याद कर लेना। 10 इंटू परसेंटेज W बाई, सॉरी V बाई वी अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट है। फोर्थ फॉर्मूला जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट, दैट इज मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू नॉर्मल 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको कोई टर्म समझना है तो पूछ लेना बेटा। एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं बेटा, समटाइम्स ना आपको इनसे रिलेटेड डेटा मिल सकता है और डायरेक्टली अगर ये टर्म्स पूछ लेगा तो ये फॉर्मूले आपको हेल्प करेंगे। आपको बहुत सारी जगह दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, पहले ये कैलकुलेट करे वो कैलकुलेट करे और उसके बाद आपसे कुछ भी ना हो पाए। तो ये 5 ऐसे फॉर्मूले हैं
जो अगर टफ लेवल के न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, जैसे चांसेस नहीं है कि सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से बहुत टफ लेवल के न्यूमेरिकल बनेंगे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है, बट फिर भी ये 5 फॉर्मूले आप रट के जाना। अगर वर्स्ट सिचुएशन आ गई तो अपने पास ये 5 हथियार होना चाहिए, ताकि ये 5 फॉर्मूले आपके पास रहे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चा पूछ रहा है मोलैलिटी क्या होता है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ मोलैलिटी क्या होता है बेटा। मोलैलिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, इट मींस योर नेटवर्क इज नॉट गुड। अगर स्क्रीन आपको नहीं आ रही, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग करेक्ट स्क्रीन और प्रॉपर स्क्रीन, एक्सेप्ट सुप्रिया, ओनली सुप्रिया शो हो रही है सर, ओके चलिए कोई नहीं, आ रही है ओके। सुप्रिया एक काम करो बेटा, अगेन आप फिर से रीजॉइन कर लो क्लास को, क्विट करके आप फिर से रीजॉइन कर लो, हो सकता है नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए सुनिए बात को सर। तो मोलैलिटी, हाँ बेटा सर आज की और कल की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। यही वाली क्लास की? यस सर। चलो ठीक है, यही वाली क्लास की भेज दूंगा। देखो मोलैलिटी की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो मोलैलिटी इज बेसिकली मोल्स ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। यहाँ अपने पास कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, अगर पूछी भी जाएगी तो आप बना सकते हो, डिनोमिनेटर को 1 रख दो, अपने आप डेफिनेशन बन जाती है इन फॉर्मूलों की, ठीक है। आप डिनोमिनेटर को 1 रख दोगे, ऑटोमेटिकली डेफिनेशन बन जाएगी कि इन 1 kg, आशीष कैमरा बंद कर लो बेटा, in 1 kg in 1 kg of solvent how many moles of solute are present, that is known as molality, ठीक है। तो इस तरह से आप डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, आप लोगों ने समझ लिया कि कुछ स्पेशल फॉर्मूले पढ़ लिए, अब मैं आपको एक दो और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दूं, दैट इज डाइल्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। तो डाइल्यूशन फॉर्मूले में क्या होता है बेटा, डाइल्यूट कर देना, डाइल्यूट कर देने का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट आप बढ़ाते जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आपने बनाया, एक एक्स डाला एक वाई डाला, ठीक है, एक्स वाई आपने डाल दिया, एक एक्स सब्सटेंस डाला एक वाई डाला, मतलब एक सॉल्यूट डाल दिया और एक आपने सॉल्वेंट डाल दिया। अब आप क्या कर रहे हो, आपकी इच्छा हुई नहीं हम इसके अंदर और सॉल्वेंट डालते जाएं, क्या डालते जाएं इसमें हम लोग, और सॉल्वेंट हम लोग ऐड करते जाएं कंटिन्यूसली। अगर हम लोग सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे तब हमारे पास बेटा क्या होगा, इसका मोलैरिटी चेंज हो जाएगा, इसका नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगा और इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ये 3 चीजें चेंज होंगी, मोलैरिटी चेंज होगा, नॉर्मेलिटी चेंज होगा और वॉल्यूम, ये 3 चीजें चेंज हो जाएंगी बेटा, ठीक है। और हमारे पास बेटा क्या चीज चेंज नहीं होगी, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे, कब, जब आप डाइल्यूट कर रहे होगे, तब उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि M1V1 इक्वल टू M2V2, यानी कि मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी फिक्स। तो M1V1 इक्वल टू M2V2 इक्वल टू M3V3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, और आप क्या याद रख सकते हो, N1V1 इक्वल टू N2V2 इक्वल टू N3V3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये N3V3, ठीक है। तो आप समझ गए, इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये डाइल्यूशन का केस है, यानी कि सॉल्वेंट ऐड करने पर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम चेंज होते हैं बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिक्स रहते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश ये चल रही है कि मैं बहुत जल्दी चीजों को मतलब 30-40 मिनट के अंदर ही पूरा चैप्टर रिकॉल करा दूं, ताकि आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा आपके सामने से एक बार निकल जाए कि हाँ आज हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, और हो सकता है अगर कोई चीज छूट गई हो या कोई चीज इंपॉर्टेंट हो तो वो भी आपको पता पड़ जाए, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिक्सिंग फॉर्मूला, मिक्सिंग फॉर्मूला, ठीक है। अब मिक्सिंग वाले केस में क्या होता है, देखो मिक्सिंग फॉर्मूला, अगर मिक्सिंग फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो क्या होता है कि अगर 2-3 तरह के सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन पड़े हुए हैं। अब आप सबको मिक्स कर दो, अब आप सबको मिक्स कर दो और आपसे पूछ ले कि इसकी नेट की मोलैरिटी क्या होगी, इसकी अगर मान लो M1 थी, इसकी M2 थी, इसकी M3 थी, ठीक है, इसकी M4 थी, तो नेट मोलैरिटी के लिए बच्चा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 कभी मत करना, ये मत करना, ये गलत हो जाएगा। नेट के लिए अपने को क्या लगाना है, रिजल्टिंग मोलैरिटी के लिए अपन को लगाना है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, यानी कि
टोटल जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं उसको निकाल देना है, M4V4 अपॉन में टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 जितने भी मिला रहा होगा। तो ये रिजल्टिंग मोलैरिटी के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4, जितने भी सॉल्यूशन हो, 4 लिए, 5 लिए, 2 ही लिए, 3 लिए, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज करना, भूल मत जाना इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। कुछ टर्म बेटा सेमी मोलर वर्ड कहीं पर मिल जाए आपको, सेमी मोलर यानी कि मोलैरिटी आपके पास कह रहा है, इस केस में मोलैरिटी 1/2। डेसीमोलर वर्ड अगर आ जाए आपके सामने, तो डेसीमोलर में मोलैरिटी अपनी कितनी चलती है बेटा, मोलैरिटी अपनी होती है 1/10। ये छोटे छोटे टर्म से याद रखना। बाइनरी सॉल्यूशन वर्ड यूज कर दे, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब कंपोनेंट कितने मिले हुए हैं बेटा, 2। अगर टर्नरी कर दे तो 3 कंपोनेंट, क्वार्टरनरी कर दे तो 4 कंपोनेंट, ठीक है। इस तरह से ये छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इनिशिएट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं चैप्टर से, दैट इज वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब वो राउल्ट्स लॉ के रिगार्डिंग पूछे या वो केस नंबर 2, इसमें 2 केस बनते हैं हमारे पास, हम लोग एक एक करके केसेस पढ़ेंगे। चलिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि अपन के पास एक सॉल्यूशन बनाया अपन ने, ठीक है। एक हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन बना रहे हैं। और इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इस सॉल्यूशन में हम लोगों ने जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला है, अगर आपने सॉल्यूट रख दिया नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर बन ही नहीं सकता, और सॉल्वेंट आपने रख दिया वोलेटाइल नेचर का, ध्यान से सुनना इस बात को। एक कैसा है नॉन वोलेटाइल, दूसरा कैसा है बेटा वोलेटाइल, यानी कि इसका वेपर बन सकता है, इसका वेपर नहीं बन सकता, इसका वेपर बन सकता है। और अब आपने यहाँ पर 2 कंपोनेंट डाल दिए, ए और बी, अब आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो बी तो जाएगा ही नहीं, केवल कौन ऊपर जाएगा, ए उठ के जाएगा। याद रखना कि कोई भी जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन जितने भी होते हैं बेटा, उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है ना, जैसे आपने एक कंटेनर के अंदर ए इस तरह से आपने मिला दिया, सारे में मतलब ए पार्टिकल पड़े हुए हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इट वाज वाटर, तो एक ही तरह का सब्सटेंस पड़ा था। तो क्या होता है कि इसको सबसे ऊपर वाली लेयर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो जाता है। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या है, मिनिमम है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चा इसलिए मिनिमम है क्योंकि यहाँ पर ये लेयर सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, उसके नीचे वाली लेयर जो होगी उसको ऊपर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा और नीचे से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो जाता है, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी सबसे ऊपर की लेयर की मैक्सिमम हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, कहां, सबसे ऊपर वाली लेयर पे। दैट्स वाई ये वोलेटाइल हो जाते, ये हमारे पास सबसे ऊपर भाग जाते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू वेपर, इसका वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता। अब ये जो वेपराइजेशन चल रहा है इनका, ठीक है, ये जो भी वेपराइजेशन इनका हो रहा है, इस वेपराइजेशन में इनके वजह से क्या होगा कि अगर आपने कंटेनर क्लोज रखा है तो ये जो वेपर इधर जमा हो रही है ऊपर, ठीक है, ये वेपर रिटर्न बैक आना स्टार्ट कर देगी। भाई कंडेंसेशन होगा, क्यों, ऊपर से प्रेशर फील हो रहा है, और आप जानते हो कि वेपर के ऊपर प्रेशर लगाने पर, वेपर के ऊपर प्रेशर लगाने पर इट विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। वेपर के ऊपर अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ टी, ठीक है, अब आप कप ऑफ टी पर अगर आप अपना हाथ रख दो तो वहां आपके हाथ पर वेपर जमा हो जाएगी, और जैसे आप उसको फिंगर से प्रेस करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वेपर जो है वो लिक्विड में कब कन्वर्ट हो जाती है, जब वहां पर आप प्रेशर अप्लाई करो, तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, ये हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती। तो ये अब इसका यहाँ पर वेपर के वेपराइजेशन के बाद कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गया। तो याद रखना कि कभी एक ऐसी स्टेट आ जाए जहां पर वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, वेपराइजेशन भी हो रहा है यानी रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, ये दोनों आपस में हमारे पास बराबर हो जाए। तो जिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये काम रुक नहीं रहा, ये चल रहा है। जिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर ये ऐसा हो जाता है तो इस सरफेस को जितना प्रेशर फील होगा, इस सरफेस को जितना प्रेशर फील होगा, दैट विल बी वेपर प्रेशर। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, वेपर प्रेशर कहलाएगा। यानी कि जो हमारे पास वाटर बोतल है उसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसको एक प्रेशर फील हो रहा होगा, किस वजह से, कि उसका वेपराइजेशन हो रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है अंदर कंटेनर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर। तो उसके सरफेस पे जितना प्रेशर फील होगा, दैट प्रेशर इज नोन एज
वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर हमारे पास, इसी वेपर प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं किस सिचुएशन में, कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें x और y ऐड कर दिया। अब ये x और y जो है, इसमें से ये हमारे पास सॉल्यूट हो गया और ये हमारे पास सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ये सॉल्वेंट हो गया। तो इसका मान लीजिए हमारे पास ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है और ये हमारे पास वोलेटाइल नेचर का है। ये पहला केस हम लोग ले रहे हैं जिसमें एक को नॉन वोलेटाइल, दूसरे को वोलेटाइल ले रहे हैं। एक हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को ही वोलेटाइल ले लेंगे। थर्ड केस नहीं बनता कि दोनों हमारे पास नॉन वोलेटाइल नेचर के होना है। ठीक है, अच्छा जैसे ही ये क्लास खत्म होगी ना, ऑटोमेटिकली क्लास खत्म हो जाएगी 7-8 मिनट बाद, तो आप फिर से इस क्लास को ज्वाइन कर लेना बाय द सेम लिंक। आप फिर से क्लिक करोगे, आप ज्वाइन हो जाओगे, हम लोग कंटिन्यू इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम का नहीं बचा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आपका सॉल्यूशन रिपीट हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है बेटा, कि अगर ये हमारे पास वोलेटाइल नेचर का है, तो जब अकेला सॉल्वेंट पड़ा था, अकेला कौन पड़ा था, सॉल्वेंट, तो उस केस में इसने प्रेशर क्रिएट किया पी नॉट ए। बट जब ये सॉल्यूशन के पास पहुंचा, तब इस सॉल्वेंट ने, केवल सॉल्वेंट ने प्रेशर क्रिएट किया पी ए। ठीक है, और यहाँ पर पी नॉट ए जो है, इनके बीच में ये रिलेशन होता है पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से। यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा मैं, केवल आपको बस समझा रहा हूँ। पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, और इन प्लेस ऑफ एक्स से आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, दैट इज 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ से काफी सारी चीजें निकल करके आती हैं, जैसे कि आप याद रख सकते हो कि पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, पी नॉट ए माइनस पी ए का जो डिफरेंस है बेटा, इट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ये आप याद रख सकते हो। इस टर्म को, इस पर्टिकुलर टर्म को कहा जाता है, इट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि कोई सब्सटेंस अकेला था और उसका वेपर प्रेशर था पी नॉट ए, और एकदम से ये डिक्रीज हो गया। कब? जब उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तब हमारे पास वेपर प्रेशर कितना हो गया बेटा, उसका पी नॉट ए माइनस पी ए। ये चेंज आया, कितने का चेंज आता है ये, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। एक्स बी क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, एक चीज और याद रख सकते हो कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन हमारे पास पी नॉट ए इक्वल टू हमारे पास होता है एक्स बी। ये आप याद रखना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है, कई सारी जगह ना एक बात लिखी रहती, क्या, ये पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, और इसको कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं पर ये लिखा हुआ है हमारे पास पी ए माइनस पी नॉट ए अपॉन पी ए, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो इसको ऐसे लिख देते हैं, पी ए पी नॉट ए, पी ए माइनस पी नॉट ए अपॉन पी ए को वो कुछ ऐसे लिख देते हैं एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले डिफरेंट हैं, ये अलग अलग हैं, दीज आर अलग अलग, इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला अलग है। आरएल वीपी निकालते टाइम आप ये यूज कर देना, ये मत कर देना, ये गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, कि एन बी बाय एन ए होता है, कई बच्चे इसको ये लिख देते हैं एन बी बाय एन ए, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो अब आप गड़बड़ मत कर देना, आप इसी फॉर्मूले से चलोगे जो मैंने ये वाला बताया आपको कि पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस फॉर्मूले से आप चलोगे। इसमें आप ग्राफ डायरेक्टली इस तरह से याद रख सकते हो। यहाँ पे दो हमारे पास ग्राफ बनते हैं, जहाँ मतलब दो तरह के ओरिजिन होते हैं, जहाँ पे एक जगह एक्स 0 है, यहाँ पर हमारे पास एक्स बी जो है ये 0 है। अगर यहाँ पे एक्स 0 है यानी कि एक हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक सब्सटेंस है ही नहीं, सॉल्वेंट नहीं है, तो ओनली क्या रहा होगा, सॉल्यूट रहा होगा, यानी एक्स बी 1 है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स ए का वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनता है। किस सिचुएशन में बनता है बेटा ये ग्राफ, ये बनता है हमारे पास जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से एक ही सब्सटेंस हमारे पास, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से हमारे पास एक सब्सटेंस ही हमारे पास वोलेटाइल था। बट अगर दोनों ही वोलेटाइल हो जाए, बोथ आर वोलेटाइल, दोनों कैसे हो जाए बेटा, वोलेटाइल हो जाए, तब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा दोनों वोलेटाइल केस में, कि यहां पर अगर एक क्रिएट कर सकता था पी ए प्रेशर, दूसरा कर सकता था पी बी प्रेशर, तब हमारे पास नेट प्रेशर जो आता था पी इज इक्वल टू हमारे पास पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, जब दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के हों तब हमारे पास फाइनल प्रेशर ऐसे निकाला जाता था, फाइनल प्रेशर ऐसे निकाला जाता था। और इस पर क्वेश्चन आ सकता है, जो अभी पेपर होने वाला है उसमें इस पर क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी
एक्स बी, इस पर ये फॉर्मूला आ सकता है। इसका आप ग्राफ भी रट के रहना कि ये हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। यहां पर मैंने क्या लेट किया हुआ है कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन बाय पी नॉट बी, इसलिए मैं इस पी नॉट ए को ऊपर ले रहा हूं, पी नॉट बी को नीचे ले रहा हूं, और ये पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी का ये ग्राफ होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास एक्स ए का वैल्यू 0, यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू 1, यहाँ पर एक्स बी का वैल्यू 1, यहाँ पर एक्स बी का वैल्यू 0। ये बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ बनता है। ये ग्राफ भी आपको याद होना चाहिए। कब है? जब दोनों के दोनों हमारे पास कैसे नेचर के हों? वोलेटाइल नेचर के हों। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, it is inversely proportional to force of attraction between molecule, inversely proportional to force of attraction between molecule, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हालांकि क्लॉसियस क्लैपेरियन नाम की जो इक्वेशन होती है वो नहीं आएगी, वो आप लोगों ने शायद फॉर्मूला पूरा ड्राइव कर रखा होगा, log P2 by P1 इक्वल टू डेल एच अपॉन 2.303 R, या आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा अगर इसका पूरा डेरिवेशन आपने सीखा हो कि पूरा आप ड्राइव करते थे क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन से। बट आप इतने 2 पॉइंट याद रख लो, ये पहला और दूसरा, कि हमारे पास वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और अगर किसी सब्सटेंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये बात भी आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर से रिलेटेड बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करें इसमें रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो उससे पहले बस मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, क्या कि ये हमारे पास कोई सब्सटेंस जो है, ये सब्सटेंस में हमारे पास मान लीजिए लिक्विड था, इसके अंदर हमारे पास ए और बी पड़े हुए थे, और ये जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू, ये ए और बी इट इज कन्वर्टेड इनटू, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास ए डैश बी डैश में। ए डैश बी डैश मतलब ये लिक्विड स्टेट में है, इट इज इन लिक्विड स्टेट, और इट इज कन्वर्टेड इनटू, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? ये हमारे वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तब उस केस में आप ये वेपर के लिए अपन ने मान लिया कि ये YA और YB इसकी मोल फ्रैक्शन है वेपर स्टेट में, तब आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखोगे कि नेट प्रेशर विल बी इक्वल टू YA अपॉन P नॉट A, ठीक है, प्लस YB अपॉन P नॉट B। ठीक है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखोगे। कब बेटा? ये तब यूज होता है जब हमारे पास वेपर फॉर्म के आपको मोल फ्रैक्शन दे दिए जाए। ठीक है, वन मोर थिंग, आप ये भी याद रख सकते हो कि YA निकालने का तरीका हमारे पास होता है एक्स से P नॉट A अपॉन P, ये टोटल प्रेशर। ठीक है, इसी तरह से YB भी आप निकाल लोगे, YB इक्वल टू XB P नॉट B। अगर ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं लिखा है बेटा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, और अगर क्लास खत्म हो जाए तो बाय द सेम लिंक आपको फिर से ज्वाइन करना है। ठीक है, क्लास अगर बीच में रुक जाए तो आपको फिर से सेम लिंक से ओपन करना है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज जल्दी से। तो मैं जल्दी से आपको आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन बता दूं। एक बच्चे ने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पूछा हुआ था, उसके बारे में भी अपन आएंगे। पहले अपन समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन की तो हम लोग 2 केस में पढ़ेंगे सॉल्यूशन को। एक हम लोग डायरेक्टली पढ़ने वाले हैं आइडियल, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक है, तो आइडियल वो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें। राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट्स लॉ हमारे पास डायरेक्टली कहता है कि P इज इक्वल टू P नॉट A एक्स है, P इज इक्वल टू